हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में दोस्तों स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है दोस्तों आप लोग का बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें देख लीजिएगा इसमें कौन सा हमको टॉपिक पढ़ना है। दोस्तों आज के लेक्चर में दोस्तों हमको पढ़ना है मेडिकेशन एडहेरेंस के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों डिफिनीशन, साथ में पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन एडहेरेंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं नॉन एडहेरेंस, मतलब मेडिसिन गलत तरीके से डिलीवर हो जाए, गलत तरीके से पहुंच जाए। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको करवाने में हेल्प करते हैं, मतलब कहने का मतलब है मेडिसिन को गलत तरीके से वितरण करवा देते हैं। और हम साथ ही पढ़ेंगे दोस्तों स्ट्रेटजी टू ओवरकम नॉन एडहेरेंस। और ऐसे कौन कौन से स्ट्रेटजी हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से हम इन जो नॉन एडहेरेंस वाला तरीका है, यानी कहने का मतलब है जो गलत मेडिसिन डिलीवर हो जा रहा है, गलत मेडिसिन प्रोवाइड हो जा रहा है पेशेंट को, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। ओवरकम का मतलब होता है कम करना है, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेडिकेशन एडहेरेंस क्या है? मेडिकेशन एडहेरेंस मतलब होता है दोस्तों दवा का पालन। मेडिकेशन एडहेरेंस का क्या मतलब होता है? दवा का पालन। यानी मेडिकेशन एडहेरेंस का अर्थ है कि पेशेंट प्रिस्क्राइब मेडिसिन को सही डोज, सही समय पर और सही फ्रिक्वेंसी से पूरी ड्यूरेशन तक लेता रहे। यानी कहने का मतलब है जब तक वो मेडिसिन डॉक्टर ने जितने टाइम तक उसको लिखा है, आपको 2 महीना करना है, 3 महीना करना है। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है दोस्तों कितने समय समय पर लेना है, जैसे दोपहर को खाना है, शाम को खाना है, फ्रिक्वेंसी होता है। ड्यूरेशन का मतलब कितने दिनों तक आपका जो इलाज होगा वो चलता रहेगा। सही डोज और सही समय, साथ में जो भी डॉक्टर ने दवा को प्रिस्क्राइब किया है उस मेडिसिन को आपको लेना होगा। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं मेडिकेशन एडहेरेंस कहा जाता है। क्लियर? इसे कभी कभी कॉम्प्लिकेंस यानी सुविधाजनक, साथ में कोऑर्डिनेंस भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसे कभी कभी सुविधाजनक भी कहते हैं। कहने का मतलब है ये कॉम्प्लिकेंस होता है, कॉम्प्लिकेंस मतलब होता है सुविधाजनक। क्लियर? सही एडहेरेंस होने पर ट्रीटमेंट इफेक्टिव होता है। अगर आपने मेडिसिन को सही तरीके से लिया है तो जो आपका ट्रीटमेंट है, जो आपका इलाज है, वो क्या होगा, अच्छे से होगा, इफेक्टिव होगा और डिजीज कंट्रोल में मदद मिलेगी। और जो भी बीमारी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी दोस्तों, कंट्रोल हो जाएगी। मेडिकेशन एडहेरेंस में पेशेंट का ड्रग थेरेपी एंड इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शामिल है। कहने का मतलब है जो भी मेडिकेशन एडहेरेंस का मतलब क्या होता है, दवा के माध्यम से जो भी थेरेपी हो रही है, जो भी इलाज हो रही है, उसके रिकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी सलाह दिए गए हैं, उसको फॉलो करना होता है। यदि पेशेंट डोज भूल जाता है, समय पर नहीं लेता है, या दवा पहले से उसे क्या कर देता है, लेना बंद कर देता है, एयरली स्टॉप कर देता है, तो ट्रीटमेंट आउटकम खराब हो जा सकता है। कहने का मतलब है जो बीमारी का जो भी इलाज हो रहा था वो इलाज नहीं हो पाएगा, यानी कहने का मतलब है पेशेंट जो है ठीक नहीं हो पाएगा। कुछ की पॉइंट की बात करें दोस्तों इसके, तो इसका पहला जो की पॉइंट है वो क्या कहता है, डोज एडहेरेंस। कहने का मतलब है डोज जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्टर ने दिया है उसके अनुसार आपको डोज को लेना है। दूसरा एडहेरेंस की बात करें तो टाइम एडहेरेंस, मतलब दवा को सही समय पर लेना है। आगे बात करें ड्यूरेशन एडहेरेंस, मतलब कितने समय तक आपको दवा लेना है, कितने महीनों तक, वो आपके वो डॉक्टर के अनुसार आपका जो ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है तब तक आपको दवा लेना पड़ेगा। साथ में बिहेवियरल एडहेरेंस, यानी पेशेंट डॉक्टर फार्मासिस्ट के निर्देशों को फॉलो करना है। जो भी उन्होंने बोला है कि आपको ये चीज़ें नहीं खाना है, ये चीज़ें खाने के बाद आपको दवा खाना है, तो सब चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस की। इसका इंपॉर्टेंस क्या, ट्रीटमेंट का सक्सेस बढ़ जाता है। अगर आपने दवा को सही तरीके से लिया है तो जो ट्रीटमेंट, जो आपका इलाज है वो क्या है, सक्सेस बढ़ जाएगा। कहने का मतलब इलाज अच्छा हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन और हॉस्पिटलाइजेशन कम हो जाएगा, आपको कोई असुविधा नहीं होगी, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। साथ में आपको हॉस्पिटल भी बहुत ज़्यादा एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अगर डॉक्टर के सही बताए गए निर्देश के अनुसार दवा को समय से ले रहे हैं, सही से ले रहे हैं, तो आपको हॉस्पिटलाइज भी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रोनिक डिजीज़ की बात करें जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस में स्पेशली महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि क्रोनिक डिजीज जो होती हैं दोस्तों बहुत लंबे समय तक बीमारी होती हैं, तो लंबे समय तक आप क्या हॉस्पिटल में तो नहीं रहेंगे, तो आपको क्या निर्देशों को फॉलो करना होगा, आपको दवा को समय पे लेना होगा, सही समय से लेना होगा, सही डोज दवा लेना होगा, जिसके माध्यम से अब क्या हो, आपको लंबे समय तक आराम रहे। क्लियर? अगला जो इसमें टॉपिक है दोस्तों उसको बोलते हैं नॉन एडहेरेंस, यानी दवा पालन ना करना, जो भी डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको फॉलो ना करना, उसे बोलते हैं नॉन एडहेरेंस। नॉन एडहेरेंस का मतलब होता है पेशेंट प्रिस्क्राइब मेडिसिन को सही तरीके से नहीं लेता है या दवा लेने के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता है। इसमें डोज को भूल जाना, दवा को समय पर न लेना या जल्दी ट्रीटमेंट को रोकना, यानी कहने का मतलब है आप ठीक होने से पहले ही दवा को लेना क्या कर दिए, बंद कर दिए, या डॉक्टर की एडवाइस को इग्नोर करना। मान लीजिए डॉक्टर ने आपको कुछ भी एडवाइस दिया, आप करेंगे अपने मन का, डॉक्टर ने बोला था आपको सर्दी
जुकाम है, आप आइसक्रीम मत खाइएगा, फिर भी आप कहें नहीं अब अलाउ मिला है तो 2 आइसक्रीम घसीट दें। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दवा का पालन ना करना होता है, यानी कहने का मतलब है नॉन एडेरेंस के कैटेगरी में आ जाएगा। नॉन एडेरेंस अक्सर ट्रीटमेंट फेलियर करा देता है, कहने का मतलब जो भी इलाज है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, असुविधा आपको बढ़ जाएगी, साथ में हॉस्पिटलाइजेशन का कारण बनती है, आपको क्या हॉस्पिटल में फिर एडमिट करना पड़ जाएगा। नॉन एडेरेंस पेशेंट के बिहेवियर, नॉलेज और फाइनेंशियल इशू या साइड इफेक्ट के कारण हो सकती है। किसके कारण, बिहेवियर के कारण, उसकी नॉलेज में कमी के कारण, या फाइनेंशियल इशू के कारण, या साइड इफेक्ट के कारण भी हो सकती है। क्रोनिक डिजीज जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, टीबी, HIV में यह मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे कुछ इसके की पॉइंट की। इसका की पॉइंट क्या है, पेशेंट प्रिस्क्राइब डोज नहीं लेता, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब डोज दिया था, यानी डॉक्टर ने जो भी कहा था ये डोज आपको लेना है, वो डोज अगर ना ले तब नॉन एडेरेंस हो जाएगा। पेशेंट अगर क्या करेगा, टाइम और फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करे, यानी किस टाइम पे दवा खाना है, कितने समय के अंतर्गत खाना है, इन सब चीज़ों को अगर इग्नोर करता है तब भी नॉन एडेरेंस के कैटेगरी में आ जाएगा। पेशेंट ट्रीटमेंट कोर्स पूरा न करना, कहने का मतलब है जो भी ट्रीटमेंट का जो भी कोर्स दिया गया था, 6 महीने आपको दवा करना है, 3 महीने आपको दवा करना है। जैसे एंटीबायोटिक को दिया जाता है कि आपको 10 एंटीबायोटिक लगवानी है, तो आपने क्या किया, 5 एंटीबायोटिक लगवाए, आप ठीक होने लगे तो आपने अपने मन से दवा लेना बंद कर दिया। ये क्या होगा, ट्रीटमेंट का जो कोर्स होता है इसे पूरा ना करना होता है, और ये किसके कैटेगरी में आता है दोस्तों, मेडिकेशन नॉन मेडिकेशन एडेरेंस के कैटेगरी में आता है। ये किसके कारण हो सकता है, फॉरगेटफुलनेस, आप क्या हो गए, भूल गए, दवा को लेना भूल गए, लैक ऑफ अवेयरनेस, आपको नॉलेज नहीं थी, आपके पास पैसा नहीं है, या एडवर्स इफेक्ट के कारण, या कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिजिमेंट के कारण आपने क्या किया, इन सब चीज़ों को आपने इग्नोर किया, इन सब चीज़ों को आपने नहीं किया। इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉन एडेरेंस, हम क्या पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे कि नॉन एडेरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, फार्मासिस्ट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए आइडेंटिफाई मैनेज करना जरूरी है ताकि ट्रीटमेंट आउटकम इंप्रूव हो। कहने का मतलब है अगर कोई अगर पर्सन, कोई अगर पेशेंट अगर नॉन एडेरेंस कर रहा है, कहने का मतलब है मेडिसिन को सही तरीके से नहीं ले रहा है, तो फार्मासिस्ट और हेल्थ के जो भी प्रोवाइडर हैं, जो भी डॉक्टर हैं, उनको आइडेंटिफाई जो करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि जो पेशेंट है दवा को कायदे से नहीं ले रहा है, इसके कारण इसका आउटकम नहीं आ पा रहा है। ऐसा नहीं है कि दवा काम नहीं कर रही, दवा काम करती, लेकिन इसने क्या किया, दवा को गलत तरीके से ले रहा है, या दवा को ले ही नहीं रहा है, तब इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, वो नॉन एडेरेंस के कैटेगरी में आ जाएगा। और ये फार्मासिस्ट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बहुत अच्छे से समझना होगा। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, दवा पे आपको लिखता रहेगा लेकिन आप ठीक नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने दवा को ले ही नहीं रहे हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन एडेरेंस, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं, नॉन एडेरेंस को इम्प्रूव करवा देते हैं। कहने का मतलब है नॉन एडेरेंस को करने पे मजबूर कर देते हैं। आप उनको देखते हैं या आप उनको जब समझते हैं, जब आप वो चीज़ें देखते हैं तो आप क्या करते हैं, नॉन एडेरेंस की तरफ चल देते हैं। जैसे पहला इसमें जो फैक्टर आए दोस्तों, हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड फैक्टर। जो हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड है, क्या, पेशेंट को हॉस्पिटल डिस्चार्ज के बाद प्रॉपर गाइडेंस एजुकेशन नहीं मिलता। अगर नॉन एडेरेंस का कारण क्या है, जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो, अगर उसे प्रॉपर गाइडेंस एजुकेशन ना मिले, तब वो क्या किस में आ जाएगा, नॉन एडेरेंस के कारण आ जाएगा। अब दूसरा क्या होगा, मार्क्यूस इट एल के अनुसार बिना काउंसलिंग और इंस्ट्रक्शन के पेशेंट मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन भूल जाते हैं। कहने का मतलब अगर पेशेंट का काउंसलिंग ना हो, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए, तो जो भी पेशेंट है वो मेडिसिन को अच्छे से नहीं ले पाएगा, उसे भूल जाएगा। दूसरा अगला क्या हो सकता है, लैक ऑफ फॉलोअप एंड पुअर कम्युनिकेशन ऑफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। कहने का मतलब है जो भी हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर थे, जो भी फार्मासिस्ट था, और पेशेंट के बीच में पुअर कम्युनिकेशन, यानी अच्छे से उसमें उनके बीच में कम्युनिकेट नहीं था, जिसके कारण वो क्या किए, इस चीज़ों को समझा नहीं पाए, जिसके कारण क्या हो सकता है, नॉन एडेरेंस हो जाएगा। क्लियर। आगे क्या है, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। कुछ पेशेंट रिलेटेड भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे यंगर एज, यंग पेशेंट अक्सर सीरियस नहीं लेते हैं। जो जवान थोड़ा मजबूत पेशेंट हैं, कहने का मजबूत पेशेंट नहीं बोल सकते हैं, या जो यंग लोग हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अक्सर सीरियस नहीं लेते हैं। अरे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम झेल लेंगे। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी उतनी स्ट्रेंथ रहती है, उतनी मजबूत रहती है, तो उनको लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगला क्या चीज़ें हो सकता है, नॉट टेकिंग डिजीज सीरियसली, कोई बीमारी को सीरियस नहीं ले रहे हैं। मान लीजिए पेशेंट डिजीज़ को इग्नोर करता है, उसको कोई बीमारी हो गई, उसे सीरियस ले ही नहीं रहा है, उसे इग्नोर कर रहा है। लैक ऑफ सिम्टम्स नहीं होने पर पेशेंट मेडिकेशन भूल जाते हैं। अगर उसको मान लीजिए बुखार बहुत तेज़ है, तब तक तो दवा लेगा, जैसे अगर उसका बुखार मान लीजिए डाउन हो गया तो फिर दवा लेना भूल जाएगा, सोचेगा हम तो ठीक हो गए हैं। तो लैक ऑफ सिम्टम्स के कारण भी क्या करते हैं, दवा को लेना भूल जाते हैं। आगे क्या हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग मेडिकेशन के रिगार्डिंग क्या हो, कोई कन्फ्यूजन हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, यानी गलत ब्रीफ या इन्फॉर्मेशन मिल जाने के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाने के कारण
कारण क्या करेगा, पेशेंट उन दवाओं को लेना छोड़ दे सकता है या बदल के दूसरी दवा ले लेगा, जिसके कारण क्या होगा, वो नॉन एडेरेंस के अंतर्गत आ जाएगा। आगे क्या, फॉरगेटफुलनेस, दवा लेने में भूल हो जाए, या मेंटल प्रॉब्लम, कॉन्जाइटिव इशू या डिप्रेशन या स्ट्रेस जैसी कोई समस्या हो, कोई मेंटल जैसी समस्याएं हो, तब भी क्या करते हैं, उसमें पेशेंट दवा को लेना भूल जाते हैं या दवा को इग्नोर करते हैं या चिड़चिड़ापन होते हैं। आपको पता होगा जिस किसी को भी अगर मेंटल कोई समस्या है तो वो खुद से दवा को नहीं लेता है, उसको दवा देना पड़ता है। आगे बात करेंगे ड्रग रिलेटेड फैक्टर, कुछ दवा से रिलेटेड कुछ फैक्टर जैसे टू मेनी एडवर्स इफेक्ट, पेशेंट को डर लगता है कि इसके साइड इफेक्ट होंगे, कोई किसी पेशेंट को क्या लगेगा, डर लगेगा इसके साइड इफेक्ट होंगे, इसलिए दवा को नहीं लेता है। दूसरी चीज़ें क्या, कॉस्ट ऑफ ड्रग, जो दवा का जो मूल्य है, जो पैसा है, वो कई पेशेंट क्या करते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पुअर पेशेंट दवा को नहीं खरीद पाते हैं, इसके कारण क्या होता है, नॉन एडेरेंस कैटेगरी में आ जाता है। पॉलीफार्मेसी या टू मच मेडिकेशन, बहुत सी दवाइयाँ लेने में कन्फ्यूजन, यानी कहने का मतलब बहुत सारी दवाइयाँ हैं, आपको एक दो दवा नहीं दिया गया, आपको 10-12 दवा दिया गया है, आप उसी में क्या कर रहे हैं, कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, आपको कौन दवा खानी है कौन नहीं खानी है। ठीक है, आगे क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंजेक्टेबल या इनकन्वीनियंट फॉर्म पेशेंट अवॉइड करता है, यानी कहने का मतलब कोई भी पेशेंट है इंजेक्शन लगवाना नहीं चाहता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पेशेंट कहेगा भैया हमको टेबलेट दे दीजिए, हम खा लेंगे लेकिन हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा दोस्तों, नॉन एडेरेंस के अंतर्गत आ जाएगा, इससे पेशेंट तो जल्दी ठीक नहीं होगा। ठीक, आगे बात करेंगे दोस्तों थेरेपी रिलेटेड फैक्टर की। थेरेपी रिलेटेड फैक्टर क्या है, प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन एग्जैक्टली फॉलो ना होना या कॉम्प्लिकेटेड रीजन में रिकमेंड में हो सकता है। कहने का मतलब है जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसको अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा है, यानी पेशेंट उसे अच्छे से नहीं ले रहा है। डोजिंग शेड्यूल टू कॉम्प्लेक्स, यानी जो भी डोजिंग शेड्यूल है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, जिसके कारण पेशेंट एडहेरेंस मुश्किल हो सकता है। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, मान लीजिए पेशेंट को बहुत लंबे समय तक मेडिसिन खाने से बोल दिया जाए, आपको एक दो साल तक आपको मेडिसिन खाना है, तो जब तक जीना है तब तक आपको खाना मत जी। किसी को अस्थमा की समस्या है तो जब तक जियोगे तब तक खाओगे मेडिसिन। ठीक है, मेरी दादी को था अस्थमा, आपको अगर हमने बताया होगा। आगे था क्या, एजुकेशन रिलेटेड फैक्टर, क्या ये क्या हो सकता है, लो एजुकेशन लेवल, यानी कहने का मतलब पेशेंट इंस्ट्रक्शन समझ नहीं पाए, उसका एजुकेशन बहुत कमज़ोर है, या लो हेल्थ लिटरेसी, पेशेंट को मेडिकेशन डोजेज प्रिकॉशन का सही नॉलेज नहीं है, जिसके कारण क्या कर सकता है, वो मेडिसिन को गलत तरीके से ले लेगा। आगे हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, स्ट्रेटजी टू ओवरकम द नॉन एडहेरेंस। अब इन नॉन एडहेरेंस को कैसे कम किया जा सकता है, अभी हमने क्या देखा, किसके कारण नॉन एडहेरेंस होता है। अब हम क्या देखेंगे कि कैसे, कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से इसको हम कम कर सकते हैं। यानी नॉन एडहेरेंस को कम करने के लिए फार्मासिस्ट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर कई स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। जैसे पहला बात करें पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट की जो एजुकेशन है उसे अच्छा कर सके, यानी पेशेंट को डिजीज के सीरियसनेस के बारे में बताएं, ट्रीटमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं, साथ में मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझाएं। यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज, विजुअल प्रिंटेड लीफलेट, यानी PIL के अनुसार लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में दिखा करके उनको अच्छे से एक्सप्लेन करें, अच्छे से उनको समझाएं, जिससे रोगी का एजुकेशन से क्या हो, बढ़ जाए। साथ में एक्सप्लेन डोज, टाइमिंग, ड्यूरेशन, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, इन सबको क्या करें, एक्सप्लेन करें किसको, पेशेंट को। आगे बात करेंगे सिंप्लीफाइंग मेडिकेशन रिकमेंड, यानी कहने का मतलब है दवा लेने के तरीकों को सरल बनाना, यानी रिड्यूस नंबर ऑफ डोज पर डे, यानी ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको 10-12 टैबलेट खानी, ऐसा ना हो, आपको एक दिन में 1 से 2 ही टैबलेट ऐसा प्रेफर हो, जिसके माध्यम से क्या हो, आप कम डोज लेना पड़े और आप अच्छे से दवा को ले सकें। यूज ऑफ कॉम्बिनेशन थेरेपी पॉसिबल, कॉम्बिनेशन थेरेपी वही बोल रहे हैं कि दो तीन दवाओं को एक में कंबाइन करके एक ही टैबलेट को दिया जाता है, इसे कॉम्बिनेशन थेरेपी कहा जाता है। आगे क्या, प्रीफर इजी टू यूज डोजेस फॉर्म एंड टैबलेट, सिरप, इनहेलर इंस्टेड ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन के स्थान पर टैबलेट, सिरप, इनहेलर, इन सब चीज़ों को आपको ले सकते हैं, जिसके माध्यम से क्या हो, मेडिकेशन को आप अच्छे से लेना प्रेफर करेंगे और आपको लेने में दिक्कत नहीं होगा, तो आप मेडिसिन को ले लेंगे। ठीक, आगे बात करेंगे रिमाइंडर सिस्टम, अलार्म के माध्यम से, मोबाइल रिमाइंडर, कैलेंडर चार्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उसको रिमाइंड कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब आप अलार्म लगा लीजिए, हमको इस टाइम पे मेडिसिन खाना है, अलार्म लगा लीजिए। फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व कर लीजिए कि हमको दवा बता दीजिएगा, दवा हमको दोपहर को दवा खाना है, दवा हमको याद दिला दीजिएगा। मेडिकेशन एडेरेंस टूल जैसे पिल ऑर्गेनाइजर या ऐप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। काउंसलिंग एंड फॉलोअप, रेगुलर फॉलोअप करें, विजिट करें टू चेक एडेरेंस को
डेली आप चेक करें, डेली आप देखें कि हमने आज दवा को सही से लिया है कि नहीं लिया है। फार्मासिस्ट काउंसलिंग सेशन फॉर डाउट एंड मोटिवेशन, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप फार्मासिस्ट से काउंसलिंग ले सकते हैं। साथ में ट्रैक मिस्ड डोज एंड रीजन, आप अगर कोई दवा आपको लेना भूल गए, कोई डोज लेना भूल गए हैं, किस रीजन से भूल गए, उसे आप ट्रैक भी कर सकते हैं। आगे बात करेंगे एड्रेसिंग ड्रग रिलेटेड फैक्टर, जो भी ड्रग रिलेटेड फैक्टर है दोस्तों उसको क्या करें, उसके कारण को कम करना, यानी दवा से संबंधित कारण को कम करना। रिड्यूस एडवर्स इफेक्ट, इफ पॉसिबल स्विच टू बेटर टॉलरेट ड्रग, ऐसे दवाओं को चुने जो कि क्या हो, जो कि कम साइड इफेक्ट देता हो। प्रोवाइड अफोर्डेबल ऑप्शन, यानी जेनरिक मेडिसिन या गवर्नमेंट स्कीम के माध्यम से जो मेडिसिन आती हैं जो सस्ती होती हैं, उनको जो पेशेंट अफोर्ड कर सकता है, उन सब मेडिसिन को आपको देना चाहिए। सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेशन रूट, ओरल रूट इंजेक्टेबल इफ पॉसिबल, अगर कह रहे हैं कि ओरल अगर पॉसिबल है इंजेक्टेबल के स्थान पे, अगर हम इंजेक्टेबल के स्थान पर अगर ओरल दे सकते हैं तो हम क्या करेंगे, ओरल दे देंगे। आगे बात करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूवमेंट कर देना, यानी जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम है दोस्तों उनको इम्प्रूवमेंट, यानी डिस्चार्ज पेशेंट विथ प्रॉपर एजुकेशन एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ उसे डिस्चार्ज करना है। गुड कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर, फार्मासिस्ट एंड पेशेंट के बीच में अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। प्रोवाइड सपोर्टिव मटेरियल जैसे PIL, लीफलेट, काउंसलिंग कार्ड, ये सब चीज़ें आप पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें वो देख करके समझ सकता है। आगे बात करेंगे दोस्तों बिहेवियर एंड मोटिवेशनल स्ट्रेटजी, क्या करेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे, यानी प्राइस पेशेंट फॉर एडेरेंस, जो भी पेशेंट है उसको क्या करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। गोल सेटिंग करेंगे, यानी उसको गोल देंगे, सेट गोल, अचीवमेंट, ट्रीटमेंट गोल, और कहेंगे कि अगर आपने इस गोल को पूरा कर लिया है तो आपका इलाज हो जाएगा। पीयर सपोर्ट ग्रुप, क्रोनिक डिजीज पेशेंट मोटिवेट ईच ईदर, जो भी क्रोनिक डिजीज से जो भी ग्रसित हैं, जो भी पेशेंट ग्रसित होंगे, उनको क्या करेंगे, उनको एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इनकरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों जो हमारा चैप्टर था यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। आपने इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 6 को आज के लेक्चर में दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। अगले आने वाले क्लास में हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। तब तक के लिए आप इतना पढ़ते रहिए। अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फार्मा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप शेयर करेंगे, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो कंटिन्यू मिलता रहेगा और आपकी भी पढ़ाई अच्छी से होती रहेगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।